क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसके पास वो सब कुछ था जो हमारे पास आज है? प्लान्ड सिटीज, सोफिस्टिकेटिंग ग्रेनेज और एक ऐसी मिस्ट्री स्क्रिप्ट जिसे आज तक दुनिया का कोई भी जीनियस डिकोड नहीं कर पाया। लेकिन अचानक एक दिन ये लाखों लोग गायब हो गए। ना कोई लाश मिली, ना जंग के निशान, ना ही किसी राजा का नाम। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी सुपर पावर सिविलाइजेशन रातों रात मिट्टी में मिल जाए? इतिहास की किताबों ने हमें जो बताया वो सिर्फ आधा सच है। असली कहानी उन गलियों में दफन है जहां आज भी हवाओं में एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। अब जरा सोचो, साल 1920 का वक्त था। ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगता था कि इंडिया का इतिहास बस कुछ 100 साल पुराना है। उन्हें लगता था कि हम प्रिमिटिव थे। लेकिन फिर पंजाब के हड़प्पा में रेल की पटरियां बिछाते वक्त कुछ ऐसी ईंटें मिली जिन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ये ईंटें मामूली नहीं थीं। इनका रेशियो, इनकी मजबूती, ये आज की मॉडर्न ईंटों को टक्कर दे रही थीं। आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी जब वहां पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि वो किसी पुरानी बिल्डिंग पर नहीं बल्कि एक हिडन वर्ल्ड के दरवाजे पर खड़े हैं। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, जमीन के नीचे से एक पूरा का पूरा शहर बाहर निकलने लगा। ईंटों की दीवारें, चौड़ी सड़कें और बाकायदा बना हुआ एक सिस्टम। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ईंटें नहीं थीं। सबसे अजीब था वहां का डिसिप्लिन। मोहनजोदारो और हड़प्पा की सड़कों को देखो, सब एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती हैं, जैसे किसी मॉडर्न आर्किटेक्ट ने आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ को डिजाइन किया हो। पर सवाल यह है कि उस दौर में बिना किसी कंप्यूटर या एडवांस टूल्स के उन्होंने इतना परफेक्ट ग्रिड सिस्टम बनाया कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, ये लोग आखिर थे कौन? ये लोग क्या खाते थे, कैसे बातें करते थे? जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग गुफाओं में रह रहे थे या कबीलों में लड़ रहे थे, तब सिंधु नदी के किनारे रहने वाले ये लोग स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इनके पास द ग्रेट बाथ था, एक ऐसा विशाल स्विमिंग पूल जिसकी दीवारों पर बिटुमिन की कोटिंग थी ताकि पानी लीक न हो। ये उस जमाने की वाटरप्रूफिंग साइंस थी दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे हम इन गलियों के अंदर और गहराई में जाते हैं, हमें कुछ ऐसी चीजें मिलने लगती हैं जो साइंस और लॉजिक को चुनौती देती हैं। जैसे कि वो अजीब सी सील्स यानी मोहरें, जिन पर एक ऐसे जानवर की तस्वीर थी जो धरती पर कभी था ही नहीं। इन्हीं मोहरों के बीच खुदाई करने वालों को एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरी रिसर्च का रुख ही मोड़ दिया। वो चीज थी एक तांबे की मूर्ति, द डांसिंग गर्ल। इसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस और शरीर पर वो बारीकियां। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये हजारों साल पहले बनी थी। लेकिन असली मिस्ट्री मूर्तियों में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी पत्थर की मोहरों में छिपी थी। इन सील्स पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे आज तक दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी कोडिंग एक्सपर्ट पढ़ नहीं पाया। द इंडस स्क्रिप्ट, 400 से ज्यादा यूनिक सिंबल्स जो चीख चीख कर कुछ कहना चाहते हैं। सोचो, अगर आज हम इसे पढ़ लेते तो शायद हमें पता चलता कि उनका धर्म क्या था, उनके राजा कौन थे, या फिर वो किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये राइटिंग लेफ्ट टू राइट नहीं बल्कि बूस्ट्रोफिडॉन स्टाइल में थी, यानी एक लाइन इधर से तो दूसरी उधर से। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूरी खुदाई में हमें कहीं भी कोई मंदिर, कोई भव्य महल या किसी राजा की मूर्ति नहीं मिली। मेसोपोटामिया और इजिप्ट में पिरामिड्स थे, बड़े बड़े मंदिर थे, पर यहाँ सिर्फ आम लोगों के घर थे। क्या ये दुनिया की पहली ट्रू डेमोक्रेसी थी जहां सब बराबर थे, जहां पावर किसी एक हाथ में नहीं बल्कि सिस्टम में थी? अब जरा उनकी ड्रेनेज व्यवस्था को देखो। आज के बड़े शहरों में भी बारिश होते ही पानी भर जाता है, लेकिन मोहनजोदारो में हर घर का गंदा पानी एक छोटी नाली से निकलता था जो आगे जाकर एक बड़ी ढकी हुई नाली में मिल जाती थी। सड़कों के नीचे मैनहोल्स थे सफाई के लिए। इतना एडवांस दिमाग कहां से आया? क्या उन्हें किसी और ने यह सिखाया था, या फिर वो वक्त से बहुत आगे निकल चुके थे? पर जैसे जैसे हम उनकी इस परफेक्ट दुनिया को और करीब से देखते हैं, हमें कुछ डिस्टर्बिंग निशान मिलने लगते हैं। व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्तों पर सन्नाटा छाने लगा था। जो ईंटें पहले परफेक्ट साइज की होती थीं, उनकी क्वालिटी गिरने लगी थी। और फिर खुदाई के दौरान एक गली के बीचों बीच कुछ ऐसा मिला जिसने आर्कियोलॉजिस्ट्स के रोंगटे खड़े कर दिए। ये कुछ कंकाल थे
जो बिखरे हुए पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने उन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन पर किसी तलवार या भाले के निशान नहीं थे। तो फिर वो क्या था जिसने एक झटके में इतने लोगों की जान ले ली? जब रिसर्चर्स ने उन गलियों की मिट्टी और उन दीवारों की जांच की तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला जो किसी भी नॉर्मल थ्योरी से मेल नहीं खाता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल दुश्मन उनके बीच आ चुका था। जब 1920 के दशक में पहली बार वो कंकाल मिले तो दुनिया दहल गई। कुछ लोग इसे इंद्राज मैसेकर कहने लगे, यानी आर्यों का हमला। लोगों को लगा कि बाहर से कोई आया और इस शांति प्रिय सभ्यता को तलवारों के दम पर खत्म कर दिया। लेकिन रुको, जब सालों बाद साइंस ने उन हड्डियों की जांच की तो पता चला कि वहां जंग का कोई सबूत ही नहीं है, न कोई हथियार, न कोई चोट के निशान। तो फिर वो मौत की वजह क्या थी? हैरानी की बात यह है कि कुछ कंकालों में रेडियो एक्टिविटी के निशान मिलने का दावा किया गया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि शायद वहां कोई एंशिएंट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। अब ये बात सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है ना? मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और शायद उससे भी ज्यादा डरावनी थी। सोचो, एक ऐसी सभ्यता जो पूरी तरह सिंधु और सरस्वती जैसी नदियों पर टिकी थी, अचानक अगर वो नदियां अपना रास्ता बदल लें या फिर वो सूख जाएं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि उस वक्त धरती के क्लाइमेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया था। मॉनसून की बारिश कम होने लगी, फसलें सूखने लगी और वो लोग जो कभी अनाज के भंडार भर भर कर रखते थे अब एक एक निवाले के लिए तरसने लगे। लेकिन सिर्फ भूखमरी ही नहीं थी। जब नदियां रुकती हैं तो जन्म होता है एपिडेमिक्स का, बीमारियों का। क्या पता वो कंकाल किसी जंग के नहीं बल्कि किसी ऐसी महामारी के हों जिसने पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया हो। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इतिहासकारों को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो बताते हैं कि ये लोग अचानक गायब नहीं हुए। उन्होंने धीरे धीरे अपने आलीशान शहरों को छोड़ना शुरू किया। वो प्लान्ड गलियां, वो ग्रेट बाथ, वो सिस्टम सब पीछे छूटता गया। पर वो गए कहाँ? क्या वो हम ही हैं? क्या हमारे खून में आज भी उस महान सभ्यता का डीएनए दौड़ रहा है? इन्हीं सवालों के बीच गुजरात के लोथल में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक डॉकयार्ड, दुनिया का पहला समुद्री बंदरगाह। इसका मतलब ये लोग सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर के भी राजा थे। लेकिन जब ये लोग समंदर पार व्यापार कर रहे थे तभी मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में इनका नाम अचानक आना बंद हो गया, जैसे किसी ने पूरी दुनिया से इनका वजूद ही मिटा दिया हो। और फिर एक खुदाई के दौरान एक पत्थर की मूर्ति मिली जिसे आज प्रीस्ट किंग कहा जाता है। उसकी आधी झुकी हुई आंखें और वो रहस्यमयी मुस्कान, ऐसा लगता है जैसे वो आज भी हमसे कुछ छुपा रहा है। उसकी शॉल पर बने वो 3 पत्तों वाले डिजाइन, क्या वो कोई सीक्रेट कोड थे या फिर किसी ऐसी एंशिएंट पावर का निशान जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? जैसे जैसे हम इस सच के करीब पहुंचते हैं हमें एहसास होता है कि जो हमने देखा वो तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है जब हम उस आखिरी सुराग की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अब जरा ठहरिए और गौर कीजिए, हम जिसे एक सभ्यता का अंत कहते हैं, क्या वो वाकई अंत था या फिर वो एक नई शुरुआत थी? जब नदियां सूखी और शहरों का सिस्टम टूटा तो ये लोग छोटे छोटे समूहों में पूर्व की ओर, यानी आज के गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने अपने शहर पीछे छोड़ दिए लेकिन अपना हुनर साथ ले गए। आज जो हम अपने गांवों में मिट्टी के बर्तन देखते हैं या जो चूड़ियां पहनने का रिवाज है वो सब वहीं से आया है। सोचिए, हम 5000 साल पुरानी विरासत को आज भी जी रहे हैं, बस हमें उसका एहसास नहीं है। लेकिन एक सवाल आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स की रातों की नींद उड़ा देता है। अगर वो लोग इतने ही एडवांस्ड थे तो उन्होंने अपने पीछे कोई ऐसी चीज क्यों नहीं छोड़ी जिससे हम उनकी भाषा समझ सकें? क्या वो जानबूझकर अपनी पहचान छिपाना चाहते थे या फिर वो अनसॉल्व्ड स्क्रिप्ट कोई चेतावनी थी आने वाली पीढ़ियों के लिए? आज जब हम अपनी मॉडर्न दुनिया को देखते हैं, बड़े शहर, ग्लोबल वार्मिंग और बदलता मौसम, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इंडस वैली के लोग भी अपनी प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए थे और आज हम भी उसी मोड़ पर खड़े हैं। वो खंडहर हमें सिखाते हैं कि कोई भी सुपर पावर अमर नहीं होती। अगर हम अपनी जड़ों को, अपनी प्रकृति को भूल गए तो वक्त हमें भी सिर्फ एक इतिहास बना देगा। मोहेंजोदारो की उन सुनसान गलियों में आज भी जब हवा चलती है
तो ऐसा लगता है जैसे वो डांसिंग गर्ल, वो प्रीस्ट किंग और वो लाखों गुमनाम लोग हमसे कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंसान मर जाता है, शहर ढह जाते हैं, लेकिन एक महान संस्कृति की रूह कभी नहीं मरती। सिंधु घाटी की ये कहानी सिर्फ खुदाई और ईंटों की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी जज्बे की, ऊंचाइयों को छूने की और फिर से मिट्टी में मिल जाने की। अगली बार जब आप भारत का नक्शा देखें तो याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे एक ऐसी दुनिया बसी थी जिसने हमें सोचना सिखाया, जीना सिखाया और हमें वो बनाया जो हम आज हैं। इतिहास मरा नहीं है, वो बस इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उसकी आवाज को फिर से जिंदा करे। और शायद वो आवाज आप हैं।